Good afternoon, everyone. चलिए दोस्तों, now we'll start our 40 marks portion which is about economics for finance. दोस्तों हमने सीए इंटरमीडिएट में अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट किया, जितने सारे चैप्टर्स थे हमने लेवरेजेस चैप्टर से शुरू करके और आखिरी में रेशियो एनालिसिस चैप्टर, ये सारी चीजें दोस्तों हमने कंप्लीट करी, राइट? ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस. दोस्तों यहाँ पर सीए इंटरमीडिएट में इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का रफली 40 मार्क्स का पोर्शन रहता है, और वो जो 40 मार्क्स का पोर्शन रहता है उसका हम यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर हमें इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में क्या क्या चीजें पढ़नी है, राइट? दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे इंटरमीडिएट का जो सबसे आखिरी पेपर होता है, पेपर नंबर 8, एफएम एंड इकोनॉमिक्स, राइट? तो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि आखिरी तक आते आते थोड़ा सा थक जाते हैं. 16 दिन ऑलरेडी आपको हो चुके होते हैं, राइट? दोस्तों अब इस बीच हमारे पास एफएम है which is mostly practical, but yes we have got economics which is kind of is theoretical, right? तो इसकी आखिर हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, राइट? इससे पहले कि मैं आपको ये सारी चीजें बताऊं, लेट्स गेट एन ओवरव्यू कि आखिर हमें इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में क्या क्या चीजें पढ़नी है. ओके तो दोस्तों इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में हमें जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ना है दैट इज अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. दोस्तों क्या आपके कान में कभी जीडीपी ऐसे शब्द गूंजे हैं क्या? यस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, राइट? तो दोस्तों नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, ये सारी चीजें क्या होती है? आखिर देश कैसे कैलकुलेट कर लेता होगा कि इंडिया का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आखिर कितना है, राइट? कैसे वो एक व्यक्ति की इनकम, कैसे वो एक व्यक्ति का एक्सपेंडिचर पता कर लेते होंगे, वो हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में कॉल्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम. दोस्तों इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर होगा दैट इज गोइंग टू बी पब्लिक फाइनेंस, राइट? दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ये जब हम स्ट्रीट लाइट्स देखते हैं, राइट, है ना? फॉर एग्जांपल हम रात को 8, 9, 10 बजे निकले, राइट? उससे लेट तो निकलना नहीं चाहिए. अगर हम रात को 8, 9, 10 बजे निकले तो स्ट्रीट लाइट्स चालू रहती है, राइट? क्या स्ट्रीट लाइट्स का कनेक्शन किसी एक इंडिविजुअल के घर से दिया जाता है या उसका खर्चा सरकार बेयर करती है? उसका खर्चा सरकार बेयर करती है, राइट? हमारी कॉलोनी की जो रोड्स है उसका खर्चा कौन बेयर करता है? सरकार बेयर करती है, राइट? इसी तरीके से गवर्नमेंट काफी सारे ऐसे काम करती है जो कि वेलफेयर से रिलेटेड है. फॉर एग्जांपल सरकारी स्कूल हुआ, या फिर सरकारी अस्पताल हुआ, या फिर कोविड की वैक्सीनेशन ही क्यों न हुई, राइट? सभी को मुफ्त वैक्सीन. तो दोस्तों ये जो चीजें मुफ्त प्रोवाइड की जाती है, आखिर उसे सरकार मुफ्त कैसे प्रोवाइड करती है, क्यों प्रोवाइड करती है, उसके लिए पैसा कहां से आता है, क्यों इन चीजों के लिए पैसे नहीं लिए जाते हैं, ये सारी चीजें हम कहां पर एड्रेस करने वाले हैं? पब्लिक फाइनेंस चैप्टर में एड्रेस करने वाले हैं, राइट? ओके दोस्तों इसके बाद जो हमारा थर्ड चैप्टर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी मनी मार्केट ऑपरेशंस. दोस्तों हमारे देश में इतनी सारी बैंक है, एसबीआई हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ, राइट? इन सभी को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई, राइट? दोस्तों आरबीआई देखा जाए तो पूरे के पूरे देश को चलाता है. आज आपको लग रहा है कि आपके पास 1 करोड़ की एसेट्स है, आपको लग रहा है कि आपके पास 2 करोड़ की एसेट्स है, लेकिन आरबीआई के पास वो चाबी है जिससे कि वो आपकी एसेट्स के रेट्स बढ़ा भी सकता है और आरबीआई चाहे तो आपकी वेल्थ को गिरा भी सकता है, राइट? ये सारी चाबी देश की किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास. अगर आरबीआई रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम कर दे तो ऑब्वियसली इकोनॉमी में, पूरी की पूरी इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगी और सभी को लोन सस्ते में मिलने लगेगा. जब सभी को लोन सस्ते में मिलने लगेगा तो हर कोई लोन लेगा, लोन से प्रॉपर्टी खरीदेगा, लोन से वो बिजनेस करेगा एंड सो ऑन, राइट? जिसकी वजह से क्या होगा? प्राइसेस बढ़ती चली जाएंगी, राइट? यानी आपके पास अगर एक प्लॉट रखा हुआ है जो आज 1 करोड़ का है तो आरबीआई को देर नहीं लगेगी उसको 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ तक पहुंचाने में, राइट? सिमिलरली अगर आरबीआई ठान ले कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यूज आरबीआई को गिरानी है, आरबीआई अगर ये ठान ले कि शेयर मार्केट हमें क्रैश करना है बाय 20 और 30%, दे कैन डू सो वेरी इजीली. डोंट यू एग्री? यस, आरबीआई को क्या करना है? अनाउंसमेंट ही तो करना है. आरबीआई ने जैसे ही लिक्विडिटी कम करना शुरू करी मार्केट में, लिक्विडिटी कम करना शुरू करी का मतलब क्या है कि उन्होंने पैसा एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए, राइट? तो इतने में तो दोस्तों सारी चीजें क्रैश हो जाएंगे, राइट? यानी पूरा देश कौन चला रहा है? अगर इकोनॉमी देखी जाए तो कौन चला रहा है? आरबीआई. आखिर वो कैसे चलाते हैं, कैसे वो इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करते हैं भारत में, आखिर वो इन्फ्लेशन को किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, वो सारी चीजें जानेंगे दोस्तों हम हमारे चैप्टर कॉल्ड एज मनी मार्केट में. इसके बाद दोस्तों
नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। दोस्तों हम अमेरिका को काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट भी करते हैं और वहां से इंपोर्ट भी करते हैं, राइट। आखिर ये हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्यों करते हैं, आखिर इसका बेनिफिट क्या है, आखिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस तरीके से चलता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आखिर क्या होती है, उसका क्या रोल है पूरे वर्ल्ड में ट्रेड को रेगुलेट करने में, सारी चीजें जानेंगे हम कौन से चैप्टर में, कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। ओके दोस्तों मैंने यहाँ पर मार्क्स नहीं लिखे हैं कि एक इंडिविजुअल चैप्टर के कितने मार्क्स है, बट यस एवरी चैप्टर इज वर्थ 10 मार्क्स, ये 10 मार्क का हर एक एक चैप्टर है, राइट। सर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो प्रैक्टिकल आएंगे या फिर थियोरेटिकल आएंगे, वो दोस्तों थियोरेटिकल भी आएंगे और प्रैक्टिकल भी आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं नेशनल इनकम की बात करूं तो वहां से थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, या फिर हो सकता है वो आपसे कैलकुलेशन करने का बोल दें कि इसमें ये रही सारी इंफॉर्मेशन, अब आप इसके लिए नेशनल इनकम या फिर जीडीपी कैलकुलेट करें, राइट। तो दोस्तों प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल हम यहाँ पर सारी तैयारी करने वाले हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंटरनेशनल ट्रेड। ओके तो दोस्तों हम समझते हैं यहाँ पर आखिर इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। ओके इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, दोस्तों आप भी इसी इंटरमीडिएट में और इतने सारे सब्जेक्ट्स की आप क्लासेस ले चुके हैं, मेरे हिसाब से आप भी समझते हैं कुछ ना कुछ कि आखिर इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। दोस्तों अगर मैंने यहां पर रहकर मध्य प्रदेश में रहकर अगर मैंने महाराष्ट्र में गुड्स एक्सपोर्ट नहीं, राइट, दैट इज नॉट इंटरनेशनल ट्रेड। ओके तो दोस्तों इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग क्या हुआ कि जब हम इंडिया में रहकर, राइट, यानी किसी एक कंट्री के पीपल किसी दूसरी कंट्री तक गुड्स पहुंचा रहे हैं या फिर सर्विसेज पहुंचा रहे हैं या फिर रिसोर्सेज यहां से वहां पर ले जाए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंटरनेशनल ट्रेड। ओके दोस्तों हमें इंटरनेशनल ट्रेड पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कुछ यूनिट्स पढ़नी, वी हैव डिवाइडेड इट इनटू 5 यूनिट्स। वो कौन सी 5 यूनिट्स है हम यहां पर देखते हैं। सबसे पहला हम यहां पर पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दोस्तों इस पर्टिकुलर यूनिट में हम एड्रेस करते हैं कि आखिर इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है, उसको करने के फायदे आखिर क्या है, क्यों इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है, इसके नुकसान आखिर क्या है, और इंटरनेशनल ट्रेड की बरसों पहले आखिर शुरुआत कैसे हुई थी, मतलब क्या सोचकर किसी ने इंटरनेशनल ट्रेड शुरू किया था। सो वी आर गोइंग टू लर्न सच थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर यूनिट। ओके फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारी नेक्स्ट यूनिट होगी वो होगी द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, राइट। यानी कि जब एक देश की सरकार एक्सपोर्ट या इंपोर्ट अलाउ करती है तो वो किस तरीके से उन चीजों को रेगुलेट कर सकती है, यानी एक्सपोर्ट्स को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा सकता है, किस तरीके से इंपोर्ट्स को कम किया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है, व्हाटएवर, राइट। सो व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। ओके फिर इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे हमारी यूनिट नंबर 3 में अबाउट ट्रेड नेगोशिएशंस, राइट। यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आखिर क्या रोल रहता है वो हम समझेंगे। नाउ और नेक्स्ट यूनिट इज अबाउट एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स। दोस्तों आप जानते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड में एक बहुत बड़ा रोल कौन प्ले करने वाला है, एक्सचेंज रेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, राइट। फॉर एग्जांपल हम लेट्स से एप्पल का आईफोन खरीदते हैं, वो अभी इंडिया में तो बनता नहीं है, वो हम बाहर से लेकर आते हैं। अगर एक्सचेंज रेट थोड़ी सी भी चेंज हो जाए तो उसका असर कहाँ दिखने लगेगा, यहाँ एक कंज्यूमर पर दिखने लगेगा जो कि एप्पल का आईफोन खरीदने वाला था, राइट। तो आखिर एक्सचेंज रेट्स और उसके क्या क्या इफेक्ट आते हैं, राइट। हम कई बार देखते हैं कि रुपया, टीवी न्यूज में हम सुनते हैं कि रुपया गिर गया, राइट। ना व्हाट डज दैट मीन कि रुपया गिर गया, आखिर इसके इम्पैक्ट क्या है, राइट। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। एंड द लास्ट यूनिट इज गोइंग टू बी इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स, यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब किस तरीके से कैपिटल मूव करती है, किस किस फॉर्म्स में कैपिटल मूव करती है। कभी आपने सुना होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट, गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ किया, तो आखिर इसका मीनिंग क्या है, क्या सोचकर आखिर गवर्नमेंट ने ऐसा किया होगा, राइट। ये सारी चीजें हम यहाँ पर यूनिट नंबर 5 में देखेंगे। ओके सो दिस चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। व्हाई? बिकॉज when you will become CA and when you will go for job, you have to come across such kind of situations of international trade। आप इससे बच ही नहीं सकते हो, राइट, क्योंकि आपने किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन किया, वहां पर फॉरेन एक्सचेंज, वहां पर कैसे ट्रेड होता है, इंपोर्ट
एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें आपको देखनी ही होंगी, राइट। आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं हमारे चैप्टर की, और सबसे पहले हम समझते हैं आखिर इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। बच्चा बच्चा आज की तारीख में जानता है कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। इंटरनेशनल ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ, क्या लिखा है दोस्तों, वर्ड शब्दों का प्रयोग देखें, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज रिसोर्सेज बिटवीन कंट्रीज, राइट। दोस्तों अगर हमने किसी दूसरी कंट्री को गुड्स भेजे या सर्विसेज भेजी, या हमने हमारे यहां से कुछ रिसोर्सेज उनको भेजे, राइट, और वहां से हमने गुड्स ली, सर्विसेज ली और रिसोर्सेज ली, दुनिया इसे क्या कहेगी, इंटरनेशनल ट्रेड कहेगी, राइट। अब दोस्तों आपको और मुझको ये समझना है कि क्या इंटरनेशनल ट्रेड बहुत आसान होता है, बिल्कुल वैसा जैसे डोमेस्टिक ट्रेड होता है, या इंटरनेशनल ट्रेड इज अ ट्रिकी मैटर। जैसा आप कहें दोस्तों, इंटरनेशनल ट्रेड इज अ tricky matter, right? It is bit complex. There are complexities involved in international trade. इसमें कुछ complications आ जाती हैं, right? यानी इतना स्मूथ नहीं होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मध्य प्रदेश से बैठकर मुंबई तक गुड्स सेल कर दिए, नाउ दैट इज रिलेटिवली इजी। लेकिन अगर मुझे यहां से बैठकर अमेरिका तक गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं, तो यू नो देयर आर ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू कि आखिर क्या क्या तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पर आती होंगी, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाई इजंट इट सेम एज डोमेस्टिक ट्रेड, ये डोमेस्टिक ट्रेड के जैसा क्यों नहीं है, इसके अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है, आप बताना चाह रहे हो। इसमें अलग अलग टैक्सेस रहते हैं, राइट, यानी डिफरेंट टैक्स स्ट्रक्चर होता है एक कंट्री का और दूसरी कंट्री का, एंड वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड द टैक्स स्ट्रक्चर, राइट, बिकॉज अगर वो हमको नहीं समझा और बाद में हमारे ऊपर पेनल्टी निकली, राइट, तो फिर इट वुड कॉस्ट अस हैवी, राइट। और बताना चाह रहे हो यार, क्या है, क्या खास बात है इंटरनेशनल ट्रेड में, व्हाई इज इट कॉम्प्लेक्स, कंप्लायंसेस अलग अलग होते हैं, आप बता रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर काफी ज्यादा होता है, और बताओ यार और क्या क्या दिक्कत आती है इंटरनेशनल ट्रेड में। यानी मैं आपको कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ये सेल फोन उठाकर एक्सपोर्ट करो अमेरिका में, बताओ क्या प्रॉब्लम आएगी तुमको, वहां पर अप्रोच करना मुश्किल है, सबसे पहले तो वहां पर क्लाइंट्स ढूंढना मुश्किल है, राइट। क्लाइंट्स ढूंढना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि जब आप एक इंडियन से बात करोगे तो आप उसका कल्चर जानते हो, राइट, और अकॉर्डिंगली आप बात कर लोगे, लेकिन आप अमेरिकन से बात करोगे, यू रियली डोंट नो हाउ टू इंटरेक्ट विथ हिम, राइट, तो वहां पर देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर। और बताना चाह रहे हो, वेरी गुड, राइट, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज इन्वॉल्व होती है, तो यू रियली डोंट नो कि मैं किस तरीके से इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूं, मैं सामने पार्टी पर ट्रस्ट भी कर पाऊंगा या नहीं, राइट। और बताओ यार, और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आप लोग बता रहे हो। हाँ जी, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा, यानी यहाँ पर शिपिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंश्योरेंस में, इन सारी चीजों में यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व है। और बताना चाह रहे हो, कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकते हैं, बिकॉज एक कंट्री की लैंग्वेज अलग हो सकती है और दूसरी कंट्री की लैंग्वेज अलग हो सकती है, लैंग्वेज सेम हो तो एक्सेंट अलग अलग हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर लैंग्वेज में भी डिफरेंसेस हैं, करेंसीज भी डिफरेंट है, हम बात करते हैं रुपयों में और वहां बात होती है डॉलर में, एंड देयर आर सो मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, सो देयर आर सो मेनी करेंसीज, राइट। अब ये करेंसी डेली बेसिस पर एक दूसरे के अगेंस्ट चेंज होती जाती, तो आपका प्राइसिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है कि मैंने प्रोडक्ट को प्राइस आज ये सोचकर किया था, लेकिन कल क्योंकि चीजें वैरी कर गई तो अब प्राइस चेंज हो गया, राइट। सो इंटरनेशनल ट्रेड इन्वॉल्व्स ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी। दोस्तों देखिए क्या क्या कारण है इंटरनेशनल ट्रेड की कॉम्प्लेक्स होने के। सबसे पहला कारण क्या है, मल्टीपल करेंसीज आर इन्वॉल्व, राइट। अच्छा क्या आपको एक बात पता है कि अगर फॉर एग्जांपल हम इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं चाइना में, इंडिया की करेंसी क्या है, रुपी, चाइना की करेंसी क्या है, युआन, चाइनीज युआन, है ना, CNY, चाइनीज युआन, या फिर रेनमीबी भी कह सकते हैं, राइट, ओके। तो इंडिया की करेंसी रुपी और चाइना की करेंसी है चाइनीज युआन। अगर हम इंडिया से चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं तो आप मुझे बताइए हम कौन सी करेंसी में बिल बनाते हैं, चाइनीज येन, हम तो रुपीज में ही बनाते हैं ऐसा आपका कहना है, और आप कह रहे हैं चाइनीज युआन में, ओके। अच्छा चाइना से जब हम इंपोर्ट करते हैं गुड्स, तो क्या वो जो इंपोर्ट बिल आता है वो रुपीज में होता है या फिर वो चाइनीज युआन में होगा, वो चाइनीज युआन में होगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है, इंडिया और चाइना भी जब ट्रेड करते हैं ना तो आपस में बिलिंग डॉलर में होगी। जब इंडिया, रुपी, चाइना, चाइनीज युआन आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, लेकिन बिल किस में बनाएंगे, डॉलर। अमेरिका तो सर पिक्चर में आया ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को भरोसा मालूम है किस करेंसी पर है, डॉलर।
पूरे वर्ल्ड का ट्रस्ट एक ही करेंसी पर है, दैट इज डॉलर्स, राइट। क्योंकि डॉलर एक तो इतना ज्यादा ब्रॉड फैला हुआ है, हर देश उसको मानता है और उसके अंदर बहुत स्टेबिलिटी है। यानी ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई छोटा मोटा इंसान या कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन आकर डॉलर के अंदर स्पेक्यूलेशन कर ले। इट इज इम्पॉसिबल कि कोई डॉलर में स्पेक्यूलेशन कर ले। देखो यार, आपने शेयर मार्केट में सुना होगा ना, छोटी मोटी कंपनी के शेयर में कोई भी स्पेकुलेशन कर सकता है, लेकिन बड़ी कंपनी के शेयर में स्पेकुलेशन कोई कर सकता है क्या इतनी आसानी से? नहीं। वैसे ही डॉलर क्योंकि इतना फैला हुआ है तो उसके अंदर कोई स्पेकुलेशन नहीं कर सकता। अगर किसी छोटी कंट्री की करेंसी की बात करें, राइट, लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ श्रीलंका, राइट। अब श्रीलंका की करेंसी में इजीली कोई भी स्पेकुलेशन कर सकता है, राइट। तो हम उसका चांस नहीं लेते। अगर हमने श्रीलंका को एक्सपोर्ट किया गुड्स, कब एक्सपोर्ट किया? व्हेन आवर 1 रुपी इज इक्वल टू देयर 2 रुपीज, राइट। और अचानक से किसी ने स्पेकुलेशन कर लिया और उसके रेट या तो बढ़ा दिए या घटा दिए, तो पता चलेगा कि पूरा ट्रांजैक्शन ही प्रॉफिट की जगह लॉस में तब्दील हो गया, राइट। तो इसलिए कोई चांस नहीं लेता इंटरनेशनल ट्रेड में। और मोस्ट ऑफ दी बिलिंग किस में होती है, कौन सी करेंसी में होती है? डॉलर्स। जब हम दुबई से, मिडिल ईस्ट से दोस्तों क्रूड ऑयल भी लेकर आते हैं ना, तो वहां ना दुबई की करेंसी चलती है ना इंडियन करेंसी चलती। करेंसी कौन सी चलती है? डॉलर्स, राइट। सो देयर कुड बी मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व, राइट। एंड देयर इज हेटेरोजेनिटी ऑफ कस्टमर्स, जैसा कि आपने बताया था कि वहां के कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना, देयर कुड बी लैंग्वेज बैरियर्स, देयर कुड बी कल्चरल differences, right? So it really becomes a little bit difficult to interact with them, right? फिर दोस्तों इसके बाद क्या डिफरेंस है लीगल सिस्टम्स में? जैसा आपने शायद पहला ही पॉइंट मुझे बता दिया था कि कंप्लायंसेस इंडिया में अलग हो सकते हैं, अमेरिका में अलग हो सकते हैं, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कंप्लायंसेस ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, राइट। इन द एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस अलग हो सकती, पॉलिटिकल सिस्टम्स अलग हो सकते हैं, राइट। फिर दोस्तों elaborate documentation, you need a more detailed documentation, यानी वहां पर सब लिखना पड़ेगा कि कितने डायमेंशन का बॉक्स है, उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन है, अगर कुछ वार्निंग है तो वो प्रॉपरली वहां पर लिखी हुई होनी चाहिए, राइट। अदरवाइज देयर कुड बी लीगल प्रॉब्लम्स। एक्सचेंज रेट की रिस्क तो रहती दोस्तों जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो, राइट। और फिर उसके बाद देयर कुड बी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स एंड फॉर्मेलिटीज, राइट। यहां से गुड्स को कस्टम तक ले जाना, कस्टम से क्लियर करवाना, शिपिंग के लिए उसको तैयार करना, वैसा बॉक्स या कंटेनर में पैकिंग जो कि इतना समुंदर के रास्ते जाएगा और फिर वहां पर डिलीवर होगा, फिर वहां पोर्ट से कस्टमर के वहां तक जाएगा। सो शिपिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स आर इन्वॉल्व। ओके दोस्तों, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट, यस, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हो, जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपको इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम्स के चार्जेस, क्लियरिंग एजेंट के पैसे, रास्ते का इंश्योरेंस, शिपिंग कॉस्ट, ये सारा खर्चा आपको बेयर करना पड़ता है। साथ ही साथ इसमें बैंक्स डेफिनेटली इन्वॉल्व होती है, राइट। अगर आप विद इन कंट्री ट्रेड कर रहे हो तो अगर बैंक नहीं भी इन्वॉल्व है तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ तो दो अलग अलग कंट्रीज की बैंक इन्वॉल्व होती है जो कि फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल ट्रेड को, तो वो लोग अपना कमीशन वहां से निकालते हैं, राइट। सो देयर आर हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड देन देयर कुड बी डाइवर्स रेस्ट्रिक्शंस, राइट। हो सकता है कि किसी एक प्रोडक्ट जो कि आपकी कंट्री में अलाउड हो, लेकिन हो सकता है कि दूसरी कंट्री में वो अलाउड ना हो। वो हो सकता है कि प्रोडक्ट बैन हो, जैसे आपने सुना होगा ना, कुछ दवाइयां रहती जो यूरोप में बैन रहती है लेकिन इंडिया में वो चलती है, राइट। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसे वहां पर एक्सपोर्ट कर दें। सो देयर कुड बी डाइवर्स रेस्ट्रिक्शंस, राइट। फिर इसके बाद दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देश की सरकारें भी बीच में इंटरवेन कर सकती है, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट अपने अपने देश के इंटरेस्ट को और अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है, राइट। आपने देखा होगा जब इंडिया और चाइना के बीच में प्रीवियस लॉकडाउन में जब कुछ वॉर लाइक सिचुएशन बनी थी तो इंडियन गवर्नमेंट ने 60 एप्लीकेशंस बैन कर दी थी, राइट। और फिर उसके बाद उन्होंने फॉर्मेलिटीज ज्यादा कर दी, यानी अगर चाइना से गुड्स आ रहा है तो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज ज्यादा लगेंगी, राइट। यानी कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक्स लगाने लग गए, वो उनको अटकाने लग गए, राइट। सो देयर कुड बी मल्टीपल इंटरवेंशंस फ्रॉम गवर्नमेंट, राइट। ओके दोस्तों, ये सारे हैं ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटीज फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। अब हो सकता है कि आपको एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए और जो आपसे दो चीजें पूछे, व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड, इज इंटरनेशनल ट्रेड अ सिंपल और a complex affair, why? हाँ जी, क्या बोलेंगे दोस्तों आप? क्या है आपके पास कुछ कहने के लिए? बताएंगे दोस्तों आप मुझे। इंटरनेशनल ट्रेड इज exchange of goods and services as well as
resources between countries, right? या फिर from one country to another country, right? International trade is complex. Why? Because of involvement of multiple currencies, and then documentation formalities, and then intervention from government, and then high operating cost. बोलना है दोस्तों, बोलते चलना है. Elaborate documentation and procedures, different government policies, yes, and then a diversity वाला था ना कोई point, diversity, वो heterogeneity of customers, right, है ना, diverse regulations, right, ये सारे factors, exchange rate risk हुआ, right, ये सारे factors है जिसकी वजह से international trade complex हो जाता है, right, okay, तो दोस्तों ये हमने देखे सारे के सारे factors, ठीक है, okay. अब दोस्तों मैं आपसे बस एक चीज समझना चाहता हूं कि हम ये जो इंटरनेशनल ट्रेड चैप्टर पढ़ रहे हैं, हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस अदर देन फ्रॉम 10 मार्क्स दैट वी आर गोइंग टू स्कोर इन एग्जाम, जो हम 10 मार्क्स यहाँ पर इससे लाने वाले हैं इसको पढ़कर, उसके अलावा आखिर इंटरनेशनल ट्रेड कितना इंपॉर्टेंट है, ये समझाने के लिए दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कि आपकी जेब में जो सेलफोन रखा हुआ है वो किसी न किसी इंटरनेशनल कंपनी ने ही बनाया हुआ है. डोंट यू एग्री? या तो वो MI का होगा या OnePlus का होगा या एप्पल का होगा, एंड नन ऑफ देम इज एन इंडियन कंपनी, राइट. और अगर उसमें से कोई गलती से इंडियन कंपनी निकल भी जाए तो सेलफोन बनाने के जो कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं ना वो तो बाहर से ही आते हैं, राइट. ओके दोस्तों, आप फैकल्टीज के लेक्चर्स को लैपटॉप में देखते हैं, राइट. वो जो लैपटॉप है या तो वो डेल का लैपटॉप है या फिर वो HP का लैपटॉप है या फिर वो लेनोवो का लैपटॉप है, एंड नन ऑफ देम इज एन इंडियन कंपनी. इट्स अगेन इन्वॉल्व्स इंटरनेशनल ट्रेड, राइट. दोस्तों अगर आप अभी मुझे YouTube पर लाइव देख रहे हैं तो क्या YouTube एक इंडियन कंपनी है? नो, इट्स एन अमेरिकन कंपनी, गूगल, राइट. तो दोस्तों यहाँ पर ये जो स्ट्रीमिंग सर्विसेज ये भी कैसा है? इंटरनेशनल ट्रेड है, बिकॉज YouTube हमें स्ट्रीमिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, राइट. फिर इसके बाद दोस्तों जब आप शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं, शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, राइट, वहां पर आपकी नजरें कौन से ब्रांड ढूंढती है, राइट. तो आप देखते हैं लेवॉइस, आप देखते हैं लुइस फिलिप, आप देखते हैं एरो, आप देखते हैं वैन ह्यूजन, राइट. ये सारे क्या ब्रांड नेम्स है? सारे के सारे फॉरेन के ब्रांड नेम्स है, राइट. दोस्तों जब आप शूज खरीदने जाते हैं तो वहां पर भी आपकी नजरें क्या तलाशती है कि कोई मुझे इंटरनेशनल ब्रांड मिल जाए, मुझे रिबॉक मिल जाए, मुझे नाइक मिल जाए, एंड सो ऑन, राइट. यानी हम चारों तरफ से किससे घिरे हुए हैं दोस्तों? इंटरनेशनल गुड्स से हम घिरे हुए हैं, राइट. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं और हम फॉरेन के गुड्स कंज्यूम करते हैं, हम दोस्तों एक्सपोर्ट भी करते हैं, राइट. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इंडिया आखिर किन किन चीजों का अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है? जैसे कि आप बताना चाह रहे हैं स्पाइसेस, मसाला, है ना. फिर उसके बाद ज्वेलरी का इंडिया अच्छा खासा एक्सपोर्ट करता है, जो सूरत से, है ना, एक्सपोर्ट होता है, गुजरात से. और बता रहे हैं डायमंड का एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, है ना. हम जेम्स एंड ज्वेलरीज के अच्छे खासे बड़े एक्सपोर्टर हैं. फिर उसके बाद प्लास्टिक का तो हम यूजर भी हैं, कंज्यूमर भी हैं, राइट. और IT सर्विसेज, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, दोस्तों बड़े बड़े जायंट्स हैं और जिनका नाम दुनिया भर में चलता है, तो हम IT सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं. दोस्तों रिलायंस की आपने जामनगर की ऑयल रिफाइनरी के बारे में सुना होगा. रिलायंस की जामनगर की ऑयल रिफाइनरी इज कंसीडर्ड एज द बेस्ट एंड द फाइनेस्ट एंड द मोस्ट एफिशिएंट रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड. उसी तरीके से जो टाटा स्टील की फैक्ट्री है दैट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट एफिशिएंट फैक्ट्री इन द वर्ल्ड. तो हम दोस्तों स्टील्स का एक्सपोर्ट करते हैं, हम फिर इसके बाद ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं, यानी हम क्रूड ऑयल तो लेकर आते हैं लेकिन उसकी रिफाइनिंग करने के बाद रिलायंस उसको एक्सपोर्ट करता है. दोस्तों इसी के साथ साथ आप कुछ बताना चाह रहे हैं? प्लास्टिक के मतलब बीन बैग्स के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, उसका हम एक्सपोर्ट करते हैं जैसा कि आप बता रहे हैं. फिर इसके बाद आपको मालूम है हम कार्स का भी एक्सपोर्ट करते हैं. हमारे यहाँ से कारें भी एक्सपोर्ट होती हैं, 2 व्हीलर्स भी एक्सपोर्ट होती हैं, यानी बजाज की गाड़ियां आपको सिर्फ इंडिया नहीं, हिंदुस्तान नहीं बल्कि बाहर भी मिल जाएगी, राइट. तो दोस्तों हम दोनों हैं, हम इंपोर्टर भी हैं और हम एक्सपोर्टर भी हैं, राइट. ओके, सोचो कि अगर हम इंपोर्ट नहीं करते तो क्या होता? अगर हम इंपोर्ट नहीं करते तो क्या होता? हो सकता है कि आप जो कार ड्राइव कर रहे हैं वो भी किसी फॉरेन ब्रांड की हो सकता है, वो Hyundai की हो सकता है कि वो मर्सिडीज हो सकता है वो ऑडी हो, राइट. ये सारे क्या है? फॉरेन ब्रांड्स, राइट. यानी फॉरेन ब्रांड्स की वजह से आपको ज्यादा डाइवर्सिटी मिल जाती है कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के. डोंट यू थिंक कि क्वालिटी भी इंप्रूव होती है?
यस क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, राइट। और कंपटीशन आती है जिसकी वजह से हर किसी को एक्सेल करने को मिलता है, अपने आप को ग्रूम अप करने को मिलता है, राइट। यानी कि क्या इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? होना चाहिए, राइट। और हम डरें क्यों कंपटीशन से? उसकी बजाय हम इनवाइट करें इंटरनेशनल ट्रेड को और उनसे हम compete करें, क्योंकि अगर हमने डरा और हमने हमारी इकोनॉमी को बचाया कि नो बाबा नो, नो इंटरनेशनल ट्रेड, नो फॉरेन कंपनी, तो क्या हम अपने आप को ग्रूम अप कर पाएंगे? कभी नहीं ग्रूम अप कर पाएंगे, राइट। हम आज से 25 साल पुरानी सिचुएशन में ही जी रहे होंगे जब हमारे पास कार खरीदते वक्त सिर्फ मुश्किल से एक या दो ऑप्शन होते थे, या तो हम एम्बेसडर ले लो, राइट, दैट्स इट, एम्बेसडर। और मारुति, तो मारुति में भी जो मारुति सुजुकी है, तो सुजुकी इज अगेन एन इंटरनेशनल पार्टनर, जापान बेस्ड, राइट। मतलब हमारे पास कोई खास ऑप्शन नहीं होते, राइट। उसी तरीके से दोस्तों हीरो होंडा, हीरो इज एन इंडियन कंपनी लेकिन होंडा अगेन बाहर की कंपनी, राइट। तो हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं होते, शायद हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं होती जितनी हमारे पास आज है। इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है ना, उसके लिए बहुत सारी मशीन्स प्रोडक्शन करने के लिए यू नीड ऑटोमेटिक मशीन्स, राइट। वो ऑटोमेटिक मशीन्स हम कहां से लेकर आते हैं? बाहर से लेकर आते हैं, राइट। सो इंटरनेशनल ट्रेड रियली हमारी लाइफ को कन्वीनियंट बनाता है, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू मेक श्योर कि हम इंटरनेशनल ट्रेड में पीछे ना रह जाए। यानी हम जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं हम उसके बराबर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ कंज्यूमर ही कंज्यूमर बनकर रह गए तो देखा जाए तो हम दूसरे देश पर निर्भर होकर रह गए, राइट। आत्मनिर्भर नहीं हुए, जबकि हमें क्या करना है? आत्मनिर्भर होना है। इज दैट क्लियर? सो इंटरनेशनल ट्रेड इज रियली इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट से नो टू इंटरनेशनल ट्रेड। ओके दोस्तों, अब हम समझते हैं आखिर ये जो जंग है इंटरनेशनल ट्रेड की, उसमें आखिर इंटरनेशनल ट्रेड फाइनली बेनिफिशियल है या फिर फाइनली उसकी कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस है, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि क्या इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिशियल है या फिर उसके कुछ एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं। ओके, so let us discuss about arguments that are in support of international trade। यानी कि यहां पर अब हम कुछ ऐसे तथ्य रखेंगे जो कि किस बात को सपोर्ट करेंगे कि हाँ इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए। ओके तो दोस्तों लेट अस से कि यहां पर कोर्ट चल रही है और आप सभी इस पक्ष के वकील हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए। हाँ, तो क्या क्या दलीलें आप अपने पक्ष में पेश करेंगे, क्यों इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए? यस, दो जवाब आपने दे दिए। सबसे पहला तो आपने जवाब दिया है कि हमें डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स रेंज कंज्यूम करने को मिलता है, राइट। दोस्तों अगर आज इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता तो मेरे हिसाब से हमारे पास सेलफोन के बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, राइट। शायद आप अभी 8 GB रैम और इतना इससे भी हायर वर्जन के सेलफोन शायद नहीं चला पा रहे होते, राइट। शायद हम एप्पल के फोन तो कभी देख भी नहीं पाते बिकॉज वी सेड नो टू इंटरनेशनल ट्रेड, लेकिन हमें डाइवर्स प्रोडक्ट रेंज कंज्यूम करने को मिलता है, दैट इज यस वन ऑफ द एडवांटेज। फिर दूसरा आपने बताया कि सर इंटरनेशनल ट्रेड अगर होता है तो उससे हमारी डोमेस्टिक कंपनीज को कंपटीशन मिलती है एंड विच इज गुड, राइट। दोस्तों अगर कंपटीशन नहीं होगी तो कोई इंप्रूव ही नहीं करेगा, राइट। अगर आपको ये आशीर्वाद दे दिया जाए कि आप तो सीए इंटरमीडिएट में पास ही होने वाले हो एंड देयर इज लिटरली नो कंपटीशन, राइट। आप तो बस जाना और आपकी डिग्री वहां पर तैयार है, क्या आप पढ़ाई करोगे? क्या आप मेरा लेक्चर इतना मन लगाकर कभी सुनोगे? नहीं, राइट। तो आप निखरोगे कब, आपकी पर्सनालिटी कब ग्रूम होगी? जब आपस में कंपटीशन होगी और हमें उसमें अच्छा करने को होगा, राइट। सो कंपटीशन बढ़ती है डोमेस्टिक की। अच्छा, इससे डोमेस्टिक मोनोपोलीज भी नहीं होंगे, क्योंकि अगर हमने इंटरनेशनल ट्रेड को इनवाइट नहीं किया तो हो सकता है कोई डोमेस्टिक कंपनी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन में आ जाए, और मोनोपोली अच्छी चीज नहीं है कंज्यूमर्स के लिए, राइट। बिकॉज फिर कंज्यूमर्स को मजबूर होकर चाहे जो प्राइस मोनोपोलिस्ट कहे हमें उसे वो पे करना पड़ेगा, राइट। तो दो अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने बता दिए, और आप बताना चाह रहे हैं न्यू मार्केट्स। यस, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया, राइट। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमने एक कोई सेलफोन की एक अच्छी एप्लीकेशन बनाई है ना। अब अगर वो मार्केट सिर्फ इंडिया तक रेस्ट्रिक्टेड है तो हमारी ग्रोथ लिमिटेड हो गई है, लेकिन जैसे ही ओपन अप हुआ मार्केट, वर्ल्ड ओपन अप हुआ, तो हम उस एप्लीकेशन को तेजी से दूसरी सारी कंट्रीज में भी लेकर जा सकते हैं। दोस्तों यूट्यूब हुआ, जीमेल हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, व्हाट्सएप हुआ, ये सारी चीजें बड़े स्केल पर काम कर रही, इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही, तो ये सभी लोग
लोग इंटरनेशनल ट्रेड का फायदा उठा रहे हैं, राइट। सो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हमें न्यू मार्केट्स तक एक्सेस मिल जाता है इफ इंटरनेशनल ट्रेड इज ओपन, राइट। रिलायंस दोस्तों फिर इतनी बड़ी कंपनी ही नहीं बन पाता अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता तो, क्योंकि रिलायंस का मैक्सिमम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो सब एक्सपोर्ट होते हैं, राइट। रिलायंस खुद डोमेस्टिकली तो बहुत कम सेल करता है। डोमेस्टिकली तो अगर हमें पेट्रोल भरवाना हो तो हम इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम या भारत पेट्रोलियम पर जाते हैं। रिलायंस के भी कुछ स्टेशन है लेकिन आप भी जानते हो बहुत कम है, राइट। मैक्सिमम जो है उनका वो एक्सपोर्ट है, राइट। शायद इन्फोसिस नाम की कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ नहीं करते तो, राइट। सो वी गेट एक्सेस टू न्यू मार्केट्स। और बताना चाह रहे हो दोस्तों आप, अभी तो खूब एडवांटेजेस बाकी है। हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तभी मिलता है जब हम इंटरनेशनल ट्रेड को इनवाइट करें, क्योंकि अगर आपने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर दिया तो ना कोई आपके यहाँ पैसा लगाएगा। अच्छा, पैसे के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आती है दोस्तों, पैसे के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी आती है। यानी फॉरेन की किसी विदेशी कंपनी ने हमारे देश में आकर इन्वेस्ट करा तो ऐसा कभी नहीं होता है कि सिर्फ उन्होंने वहां से डॉलर भेज दिए दैट्स इट, आराम से बैठकर देख रहे। नो, they will come with their technology, they will come with their best business practices, they will come with their world class manufacturing processes, and our people would get to learn such processes, right। ये सब किसका फायदा है? इंटरनेशनल ट्रेड का फायदा है। एमएनसी कंपनी में अगर हम जॉब करते हैं तो हमारी भी पर्सनालिटी ग्रूम अप होती है, हमें दुनिया के बारे में पता चलता है। तो एक और फायदा मुझे तो इंटरनेशनल ट्रेड का ये नजर आ रहा है कि हमारी जो पीपल है उनकी लर्निंग बढ़ती है, राइट। दोस्तों जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता है सर्विसेज का यूजुअली, राइट। लेकिन चाइना बहुत पीछे है हमसे सर्विसेज का एक्सपोर्ट करने में। उसके पीछे कारण क्या है कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो इंग्लिश स्पीकिंग बहुत आसानी से कर लेती है, राइट। लेकिन ये चीनी लोग ये सब नहीं कर पाते, इसलिए वो सिर्फ क्या करके रह जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर कर रह जाते हैं, राइट। और आप जानते हो कि सर्विसेज के अंदर यू नीड टू हैव गुड कम्युनिकेशन skills, right? You need to understand them, you need to make yourself understand to them, right? And that's the advantage that India has, right? तो इंटरनेशनल ट्रेड से हम और ज्यादा ग्रो होते हैं, राइट। और बताओ और खूब एडवांटेजेस है। हाँ जी, ट्रेड सरप्लस, वेरी गुड, कितना सही पॉइंट बोलो आप कि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं और अगर हम ट्रेड सरप्लस वाली सिचुएशन में आते हैं, बच्चा बच्चा जानता होगा आखिर ट्रेड सरप्लस क्या होता है। ट्रेड सरप्लस यानी कि जो आपका वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स है इट इज मोर देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, द डिफरेंस इज ट्रेड सरप्लस, राइट। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट को टैक्सेशन, गवर्नमेंट को रेवेन्यूज ज्यादा मिलेगा, राइट। अगर हम गुड्स इंपोर्ट भी करते हैं तो उस पर गवर्नमेंट हमसे इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी लेता है। उसी तरीके से एक्सपोर्ट पर भी टैक्सेस मिलते हैं। जब हमारी कंट्री का बिजनेस ग्रो करेगा, हम एक्सपोर्ट भी करेंगे तो गवर्नमेंट को बहुत बड़ा टैक्सेशन का कलेक्शन मिलेगा, राइट। इन्फोसिस, टीसीएस, दे आर बिग कंट्रीब्यूटर्स टू इंडियन टैक्सेशन, राइट। रिलायंस हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है जीएसटी में, इनकम टैक्स में और तमाम दूसरे सारे टैक्सेस में। दोस्तों डोंट यू थिंक कि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है इंटरनेशनल? यस, जितने भी लोग मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं या ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट करती है, तो देखा जाए तो ट्रेड भी जनरेट हो रहा है, राइट। तो ये सारे मुझे लग रहे बहुत सारे एडवांटेजेस आप और बताना चाह रहे हैं। इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड, राइट। दोस्तों हम जब फॉरेन के गुड्स जो कि अगर हमारी कंट्री की गुड्स से ज्यादा बेहतर क्वालिटी वाले या ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाले हैं वो जब हम कंज्यूम करते हैं तो इट इंक्रीजेस आवर लिविंग स्टैंडर्ड, राइट। जितनी भी आप लग्जरी कार देख लेंगे वो सारी की सारी फॉरेन मैन्युफैक्चर है। आप चाहे जगुआर ले लो, चाहे आप मर्सिडीज ले लो, चाहे आप ऑडी ले लो, बीएमडब्ल्यू ले, ये जगुआर तो टाटा मोटर्स ने अक्वायर कर ली, राइट, है ना, ओके। बट फिर भी उसका बहुत सारा प्रोडक्शन बेस जो है वो कहां पर है, बाहर है, राइट। तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है व्हेन वी आर कंज्यूमिंग डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स विद इंप्रूव्ड क्वालिटी, राइट। यानी दोस्तों आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट बहुत सारे हैं क्या? बहुत सारे हैं क्या? हाँ, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं इन सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एक बार देख लेते हैं दोस्तों आखिर सी इंस्टीट्यूट कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स देता है, राइट। मेरे हिसाब से जो सब आपने बोले ना, इससे ज्यादा सोच तो उनकी भी नहीं रही होगी। देखेंगे दोस्तों, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग इनकम्स। आपको मालूम होगा तो इंडिया ने 1991 में अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया था, राइट। और उसके बाद से ही इंडिया ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस
किया है, राइट। और इंडिया तो क्या, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज ने अपने आप को जब इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ओपन किया उसके बाद ही प्रोग्रेस किया है, राइट। सो इंटरनेशनल ट्रेड इट लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग इनकम्स। अच्छा यार, एक चीज हम अच्छी जो करेंगे वो ये है कि जो भी सारे मैं यहाँ पर पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, वो फिर आपको मुझे रिकॉल करके बताने हैं, है ना। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड राइजिंग इनकम्स, वाइडर मार्केट यानी जैसा आपने बताया था एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, वी गेट क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव बेनिफिट्स ऑफ एक्सटेंडेड डिवीजन ऑफ लेबर। एक्सटेंडेड डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझते हो क्या? डिवीजन ऑफ लेबर का सिंपल सा मीनिंग होता है स्पेशलाइजेशन, यानी आप किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट हो, आप किसी दूसरी चीज में स्पेशलिस्ट हो, और मैं किसी तीसरी चीज में स्पेशलिस्ट हूं, लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आप लोगों की स्किल्स का, तो फिर मुझे भी वो जो दो स्किल्स जो आपको आती है वो मुझे सीखनी पड़ेगी। लेकिन भगवान ने क्योंकि हर किसी को अलग अलग बनाया है, तो मैं जितने अच्छे से यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ, मैं उतने अच्छे से किसी मरीज का इलाज नहीं कर पाऊंगा, मैं उतने अच्छे से गाड़ी रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। कोई गाड़ी रिपेयर अच्छे से करेगा, कोई डॉक्टर अच्छे से करेगा, कोई टीचर अच्छे से बनेगा, एंड सो ऑन, राइट। तो एवरीबडी इज स्पेशलिस्ट इन देयर फील्ड, और उस स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हर किसी को एक दूसरे को मिलता है, राइट। और ये तभी होगा जब आप इंटरनेशनल ट्रेड यानी बड़े स्केल पर जाओगे, तो आप और ज्यादा स्पेशलाइजेशन कर पाओगे, राइट। फिर इसके बाद आता है इंक्रीज्ड कंपटीशन कंपल्स अडॉप्शन ऑफ कॉस्ट रिड्यूसिंग टेक्नोलॉजी एंड डिक्रीजेस डोमेस्टिक मोनोपोलीज। दोस्तों, जब कंपटीशन बढ़ती है ना, तभी कंपनी को समझ आती है कि अब हमें कॉस्ट रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी हम सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, जैसा कि आपने बताया था, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइसेस, राइट। आपको मालूम है ना, ये सेलफोन जो आप 10, 20, 25, 30 हजार के अंदर तो एक बहुत अच्छा सेलफोन आ जाता है, ये नहीं आता 30,000 में भी अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता। तो अगर सिर्फ इंडिया ही सेलफोन मैन्युफैक्चर करता और खुद के दम पर ही सब कुछ करता, तो क्या कॉस्ट कम लगती है? कॉस्ट अब उल्टा ज्यादा लगती, राइट। जो सेलफोन आज की तारीख में 10,000 का आ रहा है ना, कोई बड़ी बात नहीं कि वो आपको 50,000 में मिलता और लेना भी पड़ता, क्यों? क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, देयर आर डोमेस्टिक मोनोपोलीज, राइट। ओके दोस्तों, अरे हाँ, एक और बेनिफिट भी तो है यहाँ पर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वी गेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ताकि वो चीजें जो जरूरी है जो हमारे देश में होती ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में क्रूड ऑयल बहुत सारा है या कम है, तो उसके लिए हमें फॉरेन रिजर्व्स की जरूरत है, और वो कैसे आएगा? बाय एंगेजिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। फिर इसके बाद दोस्तों, मैकेनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, मशीनीकरण और स्पेशलाइजेशन तभी होगा जब हम लार्ज स्केल पर ऑपरेट करेंगे, और लार्ज स्केल पर तभी कर पाएंगे जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे। इट स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ बाय क्रिएटिंग जॉब्स, मैंने बोला था ये वाला पॉइंट, राइट, जॉब्स मिलता है। फिर इसके बाद इट रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड इट रेजेस स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, राइट, जैसे कि आपने बताया था, इज दैट क्लियर? या जॉब मिलेगी, इंसान की गरीबी दूर होगी, उसको और लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होने को होगा, राइट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आप में से किसी ने बताया था कि हमें एफडीआई का पैसा तभी मिलेगा जब हम हमारी इकोनॉमी को ओपन अप करेंगे, राइट। ओके, गेनफुली डिस्पोज ऑफ, कितना शानदार पॉइंट लिखा है दोस्तों इंडिया में जैसे फॉर एग्जांपल हम शुगर, है ना, हम शुगर कैन जैसे शुगर बनती है, ओके, हम शुगर कैन का खूब सारा प्रोडक्शन करते हैं, खूब सारा उसका आउटपुट होता है इंडिया में, राइट। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां पर शुगर कैन नहीं होता है प्रोड्यूस, क्योंकि शुगर कैन को प्रोड्यूस करने के लिए जो एनवायरमेंट चाहिए वैसा वहां पर है नहीं। तो इंडिया क्या करता है, क्योंकि इंडिया एक सरप्लस प्रोड्यूसर है शुगर कैन का और शुगर का, तो इंडिया इन चीजों को एक्सपोर्ट करता है, राइट। अगर सोचो कि इंडिया एक्सपोर्ट अलाउ नहीं करता तो क्या होता? तो फिर वो सारा का सारा जो आउटपुट है वो इंडिया में ही सेल होता, जिसकी वजह से सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता और डिमांड तो वहीं की वहीं है, तो सारी की सारी प्राइसेस क्रैश हो जाती है, और जिससे आपको, मुझको, हम सबको नुकसान होता है, जो भी शुगर प्रोड्यूसर्स हैं उनको, राइट। लेकिन थैंक्स टू इंटरनेशनल ट्रेड दैट वी आर एबल टू गेनफुली डिस्पोज ऑफ आवर सरप्लस आउटपुट, राइट। इट हेल्प्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन प्राइसेस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, राइट। अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटी आती है, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन अफेक्ट होता है, तो हम उस चीज को बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं और प्राइसेस को स्टेबिलिटी दे सकते हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, मैंने नहीं बोला था आपको कि जब हम मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए जॉब करेंगे, जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, अलग अलग कल्चर के लोगों से मिलेंगे, तो हमारी पर्सनालिटी ग्रूम अप
होगी, राइट? सो इट लीड्स टू ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, एक्सचेंज ऑफ नो हाउ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। इज दैट क्लियर? ये है दोस्तों सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, क्या ये आपको याद हो गए? या वैसे देखा जाए तो ये तो सारे वही पॉइंट्स है जो कि आप ही ने मुझे मोस्टली बताए थे, है ना? ओके, आपके पास दोस्तों 30 सेकेंड्स का समय है, आप इनको रीड आउट कर लें। ओके, याद हो गए मैक्सिमम आपको, है ना? ओके दोस्तों, हाँ जी, तो आप मुझे बताइए कि इंटरनेशनल ट्रेड बेनिफिशियल है, इसके सपोर्ट में क्या क्या आर्गुमेंट है? सबसे पहला, economic growth and rising incomes. We get access to wider markets, both in quantitative as well as qualitative terms, है ना? और बताओ यार, और क्या है? Wide variety of goods and services, yes. Specialization and mechanization, बहुत बढ़िया। और हाँ जी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यस यस, बहुत बढ़िया। ओके, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डैश टेक्निकल नो हाउ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ओके बहुत बढ़िया। और क्या? हाँ, रिड्यूस इन पॉवर्टी, नहीं वो पूरा सेंटेंस क्या था? रिड्यूस इन पॉवर्टी से पहले क्या था? इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हाँ, क्रिएशन ऑफ जॉब्स, रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड इम्प्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बहुत बढ़िया यार। और बताओ, रिड्यूस, हाँ, रिड्यूसेस डोमेस्टिक मोनोपोलीज, यस। और फिर कंपटीशन, कंपटीशन helps our domestic companies to improve their performance and reduce the cost, है ना? Cost reducing technology, domestic domestic monopolies decrease, yes, domestic monopolies decreases। अच्छा, एक वो भी था क्या, वो सरप्लस वाला, गेनफुली डिस्पोज ऑफ सरप्लस आउटपुट, और उसकी वजह से स्टेबिलिटी इन प्राइसेस भी होती है ना? और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इवन इन पीरियड्स ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। और कोई सा पॉइंट आप बता रहे थे? इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल इज यस वन ऑफ द एडवांटेज। इज दैट क्लियर? काफी हो गए दोस्तों, अगर आपको इतने पॉइंट याद है ना तो आपका काम हो जाता है, राइट? ओके दोस्तों, ये हमने देखा कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे इन सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, अब मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या इसके लिए कोई निमोनिक कोड बनाने की, इसके लिए सही में निमोनिक कोड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जहां होगी जरूरत निमोनिक कोड की, वहां पर हम देखेंगे। ये वो पॉइंट है जो आपको नेचुरली रिकॉल होने चाहिए, ठीक है? अदरवाइज इतने सारे निमोनिक कोड्स बन जाएंगे कि वो आपस में ही उलझ जाएंगे, ठीक है? तो जो चीजें नेचुरली याद होती है, क्या क्या बेनिफिट है इंटरनेशनल ट्रेड के, वो आप ऐसे ही याद कर ले। ओके दोस्तों, लेकिन कुछ लोग हैं दुनिया में जिनका कहना है कि इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होना चाहिए, राइट? स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ। क्या सोच रहती होगी इसके पीछे? अच्छा, वैसे वो जो बोलते हैं वो गलत है, सरासर गलत है, या वो भी कुछ हद तक सही है? वो भी कुछ हद तक सही है, राइट? बीच में आपने देखा होगा कि हमने चीनी गुड्स का बहिष्कार किया था, यानी एक व्यक्ति ने क्या किया, अपना कैमरा नीचे जमीन पर फेंक दिया, तोड़ दिया, और उसने बोला चीनी भगाओ देश बचाओ, राइट? और किसी ने क्या करा हाँ, ऐसा हुआ था और किसी ने क्या किया कि वो फॉरेन के इंपोर्टेड गुड्स लेकर आ गया और उसने उसको सड़क पर आग लगा दी। क्या सोच रहती होगी इसके पीछे? व्हाट आर दी आर्ग्यूमेंट्स व्हिच गोज अगेंस्ट ट्रेड ओपननेस? मतलब कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि ट्रेड ओपननेस नहीं होना चाहिए, ये एक धीमा जहर है। क्या सोच है दोस्तों इसके पीछे? अब मान लो कि आप उस पक्ष के वकील हो जो कि अब इस बात में दलील दोगे कि इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होना चाहिए। ओके, क्यों नहीं होना चाहिए इंटरनेशनल ट्रेड? क्या नुकसान है इसके? डिपेंडेंसी हो जाती है, और
हाँ यस, दो 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 बहुत दमदार पॉइंट आपने बता दिए, राइट। सबसे पहला तो आपने ये बताया कि हमारी डिपेंडेंसी हो जाती है, राइट। हम आत्मनिर्भर की बजाय किसी और पर निर्भर हो जाते हैं, राइट। और अगर हम किसी और पर निर्भर है और कल को वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो हमारे तो हर तरफ से हाथ ही कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस देश पर हम डिपेंडेंट थे, हम तो उसी, जिस देश से हमारी वॉर लाइक सिचुएशन बन रही है, हम तो उसी पर बहुत ज्यादा निर्भर है टेक्नोलॉजी के लिए, राइट। आपको मालूम है दोस्तों, ये जो हम 4G फोन्स यूज कर रहे हैं ना, इसमें 4G के गियर्स लगते हैं। ये जो टेलीकॉम के टावर रहते हैं उसमें 4G गियर्स रहते हैं। और ये बहुत सारे 4G गियर्स, खास करके एयरटेल कंपनी, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, ये 4G के गियर्स हुआई कंपनी से लेती है। और हुआई पता है कहाँ की कंपनी? शायद, राइट। अब आप सोचो कि कल को अगर कुछ भी सिचुएशन बिगड़ती है तो कंट्रोल किसके हाथ में है, राइट। इज दैट क्लियर? अगर आप अपने इक्विपमेंट्स, आप अपने जितने गुड्स हैं या जो टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, वो अगर आप किसी ऐसी कंट्री से ले रहे हो जिससे हो सकता है फ्यूचर में आपका विवाद हो, तो आप तो हर तरफ से ब्लॉक हो गए, राइट, है ना। तब फिर शायद हमको ऐसा लगेगा कि आखिर क्यों हमने इंटरनेशनल ट्रेड किया, काश हम थोड़ा सा रुक जाते, थोड़ा सा आत्मनिर्भर हो जाते और हम खुद की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर देते। क्या इंडिया नहीं बना सकता था टेलीकॉम गियर? बना सकता था, राइट। ओके। इंडिया के काफी सारे लोग हैं जो नासा में हैं, काफी सारे लोग हैं जो माइक्रोसॉफ्ट में, इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट के तो जो चेयरमैन है वो खुद ही इंडियन है। इनफैक्ट इंडिया के काफी सारे लोग हैं जो गूगल में, और गूगल के जो चेयरमैन है वो भी इंडियन है। तो जब हमारे देश का टैलेंट बाहर देश में जाकर टॉप मोस्ट पोजीशन पर बैठ सकता है, तो क्या ये चीजें इंडिया में डेवलप नहीं हो सकती? क्या इंडिया एक यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं कर सकता? क्या इंडिया जीमेल जैसा एक ईमेल डिजाइन नहीं कर सकता? क्या इंडिया व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन नहीं बना सकता है? क्या क्या हमारे यहाँ पर एक भी ऐसा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं जो वैसी एप्लीकेशन बना सके? बना सकता है, राइट। तब ऐसा लगता है यार, क्यों हम बाहर की कंपनीज पर अपनी डिपेंडेंसी रख रहे हैं? आज आपका मेरा हम सबका डेटा फॉरेनर्स के पास है यार। आपका सारा डेटा, आप जहां कहीं पे भी जाते हो, आप रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना बाद में खाते हो, पहले आप सेल्फी डालते हो, स्टेटस डालते हो इंस्टा पर, इससे उनको मालूम चल जाता है अच्छा ऐसा कुछ है, राइट। सो दे हैव एवरी इंफॉर्मेशन। इनफैक्ट गूगल मैप्स हम यूज करते हैं, हम किस जगह पर जा रहे हैं हमारी लोकेशन ट्रैक होती है, राइट। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ जाती है? फॉरेन में जाती है, राइट। तब ऐसा लगता है कि व्हाई आर वी डिपेंडेंट ऑन देम, राइट। इनफैक्ट वी कैन ऑल्सो क्रिएट एवरीथिंग दैट दे हैव क्रिएटेड, राइट। हम आर्म्स एंड एम्युनिशंस विदेश से खरीदते हैं। जितने भी हमारे यहाँ पर फाइटर प्लेन्स आते हैं, आर्म्स एंड एमिनेशंस आते हैं, सब कहाँ से आते हैं दोस्तों? फॉरेन से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, रशिया से आते हैं, फ्रांस से आते हैं, राइट। तो इसराइल से आते हैं, राइट। तो ये हम इन सारी कंट्रीज पर डिपेंडेंट है। अब आप एक बात सोचो दोस्तों, गहरी ये सोचने वाली बात, क्या वो चाहेंगे कि इंडिया की उसके आसपास के देश के साथ शांति बनी रहे, या वो चाहेंगे कि शांति नहीं बनी रहे? क्योंकि बनी रहेगी तो क्या आप उनसे आर्म्स एंड एम्युनिशन इक्विपमेंट खरीदोगे? नहीं। देखो यार, ये है वर्ल्ड पॉलिटिक्स, राइट। यहाँ पर हर कोई अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए बैठा है, राइट। तो दोस्तों, क्यों हम आखिर उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें? हम अपना खुद का डेवलपमेंट क्यों नहीं कर सकते? माना थोड़ा देर सवेर करेंगे, लेकिन कर तो पाएंगे। यस, तो आपने बहुत अच्छे दो पॉइंट्स बोले। एक तो आपने बोला डिपेंडेंसी हो जाएगी, जो कि आगे जाकर मुश्किल दे सकती है, और आपने बताया कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हो सकता है हम कुचल दें, क्योंकि फॉरेनर्स जो आएंगे वो बड़ा पैसा लेकर आएंगे, बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, जिससे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री सफर हो सकती है। और बताओ यार, क्या आर्गुमेंट्स है इन अगेंस्ट ट्रेड? ट्रेड डेफिसिट होगा तो हमारे यहाँ का पैसा बाहर जाएगा, और इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन हमारी सारी की सारी बाहर जाएगी बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, राइट। तो एक तो इंफॉर्मेशन हमारी बाहर जाएगी, जो वैसे अभी जाती ही जाती। खैर, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ कदम उठाए, शायद हमारे यहाँ पर अभी डेटा सेंटर्स को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, ताकि इंडिया का डेटा, यार भयंकर डिपेंडेंसी होती है अगर आपका सारा डेटा उनके पास है, तो कल को अगर उन्होंने कट कर दिया डेटा कनेक्शन, क्या होगा? एज सिंपल एज दैट, राइट। और सिचुएशन कभी भी वर्ल्ड लेवल पर स्टेबल नहीं रहती, वो कभी भी किसी भी वक्त बिगड़ सकती है, राइट। आप तो देख ही रहे हैं, जैसे अफगानिस्तान तालिबान है, राइट। सो यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, राइट। यू हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, राइट। ओके। और क्या बताया था आपने पॉइंट? हाँ, अगर आप बाहर के गुड्स कंज्यूम करोगे तो आपके देश के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा यार, है ना। आप एक तरफ तो बोलते हो कि हमें रोजगार चाहिए,
और दूसरी तरफ आप ही फॉरेन का गुड्स कंज्यूम कर रहे हो, तो रोजगार आप ही तो दोगे अपने वालों को, और रोजगार अगर आप बाहर का गुड्स कंज्यूम कर रहे हो वहां वालों को रोजगार मिलेगा, राइट। तो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कम होगा, हमारे यहाँ की करेंसीज जो है वो डिप्लीट होंगी, वो बाहर जाएंगी, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी। हम कहते हैं रुपया गिर रहा है, रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, कैसे नहीं गिरेगा जब हम इतनी हैवी कंजम्पशन करेंगे बाहर के गुड्स का, तो उनको ही मजबूती मिलेगी ना, उनकी करेंसी को ही मजबूती मिलेगी ना, राइट। ओके दोस्तों, ऐसा भी हो सकता है कि इंटरनेशनल ट्रेड, वैसे तो देखो इंटरनेशनल ट्रेड का वन ऑफ द एडवांटेज रहता है दैट इट हेल्प्स इन हार्मोनाइज्ड रिलेशन विद योर ट्रेड पार्टनर्स। जैसे कि हम इंडिया और चाइना आपस में ट्रेड करते हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रेड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हार्मोनाइज रिलेशंस के लिए, बिकॉज चाइना भी जानता है कि हम इंडिया को बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया हमारा बहुत बड़ा कस्टमर है, तो हम इंडिया से सीधा पंगा नहीं ले सकते, राइट। अदरवाइज इट वुड स्टॉप कंजम्पशन, जिसकी वजह से चाइना की जो डोमेस्टिक इकोनॉमी वो अफेक्ट होगी, राइट। तो कहीं ना कहीं ट्रेड वैसे तो हेल्प करता है हार्मोनाइज रिलेशन में, दैट्स एन एडवांटेज। लेकिन अगर आपने कुछ बैन लगाना शुरू किया फॉर व्हाटएवर रीजन, तो हो सकता है कि ट्रेड हार्मोनाइजेशन की वजह ट्रेड राइवलरी डेवलप हो जाए, राइट। या फिर हो सकता है कि आप भी अमेरिका के किसी ऑर्डर के लिए बिड कर रहे हैं, इंडिया भी, और चाइना भी अमेरिका के किसी ऑर्डर के लिए बिड कर रहा है, राइट। तो आपस में पता चला कि हमारी राइवलरी हो गई। इज दैट क्लियर? सो इट मे लीड टू ट्रेड राइवलरी। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। तो दोस्तों यस, देयर आर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ट्रेड ओपननेस। एक बार देखते हैं दोस्तों ऑफिशियली आखिर क्या क्या चीज है। नेगेटिव लेबर मार्केट आउटकम्स, लेबर सेविंग टेक्नोलॉजिकल चेंज, राइट। जब भी हम फॉरेन के गुड्स को लेकर आते हैं तो वो थोड़े से टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर जब वो टेक्नोलॉजी आएगी तो मैकेनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन तो होगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ेगा। सो देयर कुड बी नेगेटिव लेबर मार्केट आउटकम्स, ये सारे आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद, हाँ कितना सही पॉइंट लिखा है, इज इंटरनेशनल ट्रेड इक्वली बेनिफिशियल? नहीं, राइट। दोस्तों ये जितने भी बड़े बड़े देश है ना, ये हमेशा अपना ही फायदा देखेंगे। यानी अमेरिका की बात कर लो, या फिर आप फ्रांस, जर्मनी, इटली, चाइना की बात कर लो, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई किसी का भला करने के लिए नहीं बैठा है कि यार मैं तो इंडिया का भला करूंगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, राइट। तो क्या होता है कि वो लोग कुछ इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड को चलाते हैं जिससे कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हो उनको ज्यादा एडवांटेज होता है, राइट। अब इंडिया तो फिर भी देखो बड़ा देश है, लेकिन जो छोटे छोटे देश है ना, वो इस इंटरनेशनल ट्रेड में सर्वाइव। अब जो छोटा देश है उसमें क्या तो टेक्नोलॉजी होगी, उसमें क्या तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी, क्या तो उनको टैलेंट मिलेगा एम्प्लॉयज का, राइट। तो अल्टीमेटली वो सारी चीजें, वो रिसोर्सेज किसके पास होंगी? रिसोर्स रिच कंट्रीज के पास होंगे, और ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा उन्हीं के फेवर में जाएगा, ठीक है, ओके। एक बात आपको मालूम है ना, आप सीधे सीधे चाइना का कुछ बैन नहीं कर सकते हो। यानी अगर सरकार ठान भी ले कि हमें चाइनीज गुड्स का कंजम्पशन नहीं करना है, तो भी आप बैन नहीं कर सकते। आपको मालूम है ना, इंडिया डजंट हैव पावर, नन ऑफ द कंट्रीज हैज पावर टू बैन गुड्स। आप बैन नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दिन आपने बैन करा तो WTO से आपको बाहर कर देंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से आपको बाहर कर देंगे। और अगर आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो गए तो आपके सारे एक्सपोर्ट्स भी गए, इंपोर्ट्स भी गए। और इंपोर्ट्स गए मतलब जिस कंट्री से आपने बैन करा सिर्फ उसके नहीं गए, जितनी दूसरी कंट्रीज है वो भी आपके खिलाफ हो जाएंगे। सो यू हैव टू जस्ट सर्वाइव द कंपटीशन। सो इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट इक्वली बेनिफिशियल, राइट। फिर इसके बाद प्रॉफिट ड्रिवन एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दोस्तों इंडिया की कुछ ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि अगर हम धीरे धीरे कंज्यूम करें तो वो वापस से रिफिल भी होते चले जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, ये अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा, तो आप उनको ज्यादा तेजी से डिप्लीट करते चले जाएंगे और हमारी ही फ्यूचर जनरेशंस के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे, राइट। सो देयर कुड बी प्रॉफिट ड्रिवन एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। डिमांड इन फेवर ऑफ फॉरेन गुड्स। यार आपके सामने एक फॉरेन की ब्रांड का गारमेंट रख दिया जाए, शर्ट, और एक लोकल इंडियन ब्रांड रख दिया जाए, डेफिनेटली आपका हाथ किस पर जाएगा? फॉरेन ब्रांड, राइट। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट आप बोलोगे यार फॉरेन का ब्रांड है, राइट। तो सिंपल सी बात है, क्या होता है कि जब फॉरेन का ब्रांड जैसे ही पिक्चर में आता है तो हम डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को पीछे धकेल देते हैं, विच इज नॉट गुड, राइट। सो डिमांड इन फेवर ऑफ फॉरेन गुड्स, एडवर्स इफेक्ट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक क्राइसिस इज ट्रांसमिटेड रैपिडली। रिस्की डिपेंडेंस, ये तो मैंने बात कर ली थी, राइट, कि आपकी निर्भरता बहुत ज्यादा हो जाती है, एंड देयर कुड बी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज इन टाइम्स ऑफ वॉर्स। Excessive exports may cause shortages of commodities that would lead to high inflation. आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ पर मैंगो
है ना। वो सबसे ऊंचा ब्रांड कौन सा था मैंगो का? हापुस आम। हापुस आम से भी आप बता रहे ऊंचा आता है, पर कहाँ मिलता है दोस्तों देखने को इंडिया में? वो तो सारे एक्सपोर्ट हो जाते हैं, राइट। तो यही तो वो कहना चाह रहे हैं कि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उस चीज जो अच्छी क्वालिटी का गुड्स है वो तो आपने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट। और हम बी ग्रेड या सी ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड वाला कंजम्पशन हम कर रहे हैं, जबकि वो हमारे देश में रहा और हम विदेश में दे रहे हैं, राइट। सो एक्सेसिव एक्सपोर्ट्स मे कॉज शॉर्टेजेस ऑफ कमोडिटीज दैट माइट लीड टू इन्फ्लेशन, राइट। फिर इसके बाद दोस्तों जो जेन्युइन कंट्री की नीड्स है उसमें पैसा लगाने की बजाय हम वहां पैसा लगाने लग जाते हैं जहां से कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और दूसरे देश का हम भला कर पाए उन गुड्स को एक्सपोर्ट करके, जबकि हमारी कंट्री में भी कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है जिससे कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन का कंजम्पशन या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। ट्रेड में ब्रीड राइवलरी ऑन अकाउंट ऑफ सीवियर कंपटीशन। अगर इंडिया चाइना के बीच में कंपटीशन हो गया अमेरिकन ऑर्डर के लिए, तो पता चला हार्मोनाइज रिलेशन की बजाय क्या हो जाएगा, देयर कुड बी राइवलरी, राइट। ओके, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी हो सकता है। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि हो सकता है कि कल को उठाकर चाइनीज गवर्नमेंट कोई सा फरमान निकाल दे। आपने तो अपने इंडिया में बहुत बड़ी जमीन खरीद ली, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा दी, सोचा कि प्रोडक्शन करूंगा और कहां पर, चाइना में एक्सपोर्ट करूंगा, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया इंपोर्ट पर, फॉर व्हाट्स एवर रीजन, राइट। आपका तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट्स डूब गया, है ना। जब लॉकडाउन हुए थे, जब 2020 की बात है, तब टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है ना उसके ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार ये लटकी थी, क्योंकि टाटा मोटर्स इज द ओनर ऑफ जेगुआर, और जेगुआर की कार का जो बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट है वो है चाइना, यानी चाइना में जेगुआर की कार काफी चलती है। अब जहां आपने बैन लगाना शुरू करा वहां पर फिर वो लोग भी उनका कंजम्पशन डाउन करेंगे, और इन्होंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट्स कर रखा है वहां पर, क्या होगा आखिर उसका, राइट। सो देयर कुड बी लैक ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी रिलेटेड टू ट्रेड पॉलिसीज ऑफ ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंपोर्ट बैन, राइट। ये सारी चीजें हैं दोस्तों विच आर अगेंस्ट ट्रेड ओपननेस, राइट। ओके, कि ट्रेड जो है वो ट्रांसपेरेंट और प्रेडिक्टेबल नहीं रहता। दोस्तों आपके पास 30 सेकेंड का समय।